बात को ध्यान रखिए कि छोटे छोटे रोज के इम्प्रूवमेंट आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल, ठीक है, बीएससी थर्ड, एमएससी पार्ट 1 और कंपटीशन में आपका ये यूटिलाइज हो सकता है। तो हेडिंग लगाइएगा क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं आपका? किसी भी सॉलिड को, किसी भी ठोस को हम क्रिस्टल कह सकते हैं यदि ठोस में एटम फुल्ली पीरियोडिकली अरेंज्ड हो। यानी कोई ठोस क्रिस्टल कहलाएगा यदि ठोस के अवयव पूर्णतः आवर्ती रूप में व्यवस्थित हो। 2D स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टल है वो यहाँ हमने दिखा रखा, बोर्ड पे देखिएगा। 2D स्ट्रक्चर में क्रिस्टल जो है वो दिखा रखा आपका पीरियोडिकली, सारे एटम क्या है आपका पीरियोडिकली क्या है, अरेंज है। और क्रिस्टल में जो ये पीरियोडिसिटी होती है ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी दोनों दिशाओं में क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये हमने कुछ पार्ट दिखा रखा है सॉलिड का, ऐसा ही इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आगे भी होगा। तो सारे आइटम्स क्या है, अरेंज कैसे हैं, पीरियोडिकली अरेंज है। ये 2D का डायग्राम बोर्ड पे दिखा रखा है। 3D में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं 3D का। अब देखो, अगर कोई एक बंदा ले लें हम, मान लेते हैं कोई एक बंदा है और वो ए पर है, ऑब्जर्वर, बंदा मतलब ऑब्जर्वर, कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है। जब ये ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे खड़ा है तो इसको अपनी सराउंडिंग जैसी दिख रही है। अब इसे हमने ए से बी पर जाने को बोला, तो ए से ये बी पर चला गया। बी पर पहुंचकर हमने इससे पूछा क्या सराउंडिंग आपको वैसी ही दिख रही है जैसी ए पर दिखाई दे रही थी? तो ये बंदा बोलता है जी बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है, सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कहा आप सी पे पहुंच जाओ। तो सी पॉइंट पे जब ये बंदा पहुंचा, हमने कहा अब कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? तो बोला जी नहीं, मुझे तो जैसी सिचुएशन यानी जैसी सराउंडिंग ए पर थी वैसी बी पर दिखाई दी और वैसी सराउंडिंग हमको सी पर दिखाई दे रही है। कंक्लूजन ये निकला कि जो क्रिस्टल होता है उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री मौजूद होती है। मतलब बंदा जब ए पर था सिमिलर सराउंडिंग दिख रही थी उसको, बी पर पहुंचा तब भी सिमिलर सराउंडिंग है। तो क्या ए से बी बंदा क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ, फिर बी से सी से ट्रांसलेट किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो क्रिस्टल जो होता है उसमें स्थानांतरण सिमेट्री या ट्रांसलेशनल सिमेट्री मौजूद होती है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल को, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम एक ऐसे वेक्टर से ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं जो क्रिस्टल के दो एटम को ज्वाइन करने पर प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये दो एटम हैं, इन दोनों एटम को ज्वाइन करने पे हमें मिला एक वेक्टर A1। तो इस A1 से पूरे इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम कहें इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें मिला एक वेक्टर A2, तो A2 जो वेक्टर है इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। A1 A2 को कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ऊपर हम यहाँ से गए, यहाँ से ऊपर गए, फिर उसके बाद क्या किया हमने, आगे बढ़े। तो कितना ऊपर गए, A2 ऊपर गए और आगे कितना बढ़े आपका A1 आगे बढ़े। ऐसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो कितना ऊपर गए 3A2, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ आगे आए तो कितना आगे गए 4A1। तो क्या A1 और A2 के कॉम्बिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ट्रेस कर सकते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर और T से डिनोट करेंगे। और T इक्वल टू हम लिखेंगे N1A1 प्लस N2A2। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पहुंचे कैसे, हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से ये C पहुंच गए। और C पर कैसे पहुंचे, जब हम क्या किया, इस डायरेक्शन में कितना चला 4A2 और इस डायरेक्शन में कितना चले हम 3A1। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो A1 A2 है, यानी जो एटम्स हैं क्रिस्टल में क्रमागत, उनके बीच ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो क्या होगा, ये भी क्या है आपका, ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है, छोटा छोटा।
और ये टी जो है ये क्या हो गया, स्थानांतरण सदिश या ट्रांसलेशन वेक्टर है, यानी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। ये 2D की बात हम कर रहे हैं। N1 N2 क्या है, इंटीजर्स हैं, और A1 A2 क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाते हैं। 3D में हम जाएंगे तो एक वेक्टर और बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3D में जाएंगे तो हम T को रिप्रेजेंट करेंगे N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3। तो 3D में ट्रांसलेशन वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ट्रेस कर सकते हैं। और ट्रांसलेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि हम क्रिस्टल में कहीं पर भी जाएं, सराउंडिंग हमें क्या दिखेगी, एक जैसी अगर दिख रही है तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में क्या है, स्थानांतरण सममिति यानी इस ट्रांसलेशनल सिमेट्री मौजूद है। क्रिस्टल क्या होता है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल कहा जा सकता है यदि उसके एटम फुल्ली पीरियोडिकली अरेंज हो। 2D में होगा तो 2D में कहेंगे उसको, 3D में होगा तो 3D में। ठीक है, तो इतनी बातें नोट करो, मन की आंखों से सुनिएगा और मन के हाथों से ख्यालों में नोट करिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे। ठीक, अब देखो एक वर्ड आया था जो क्लास में डिस्कस किया था, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल को हम क्रिस्टल लैटिस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस होती क्या है कि यदि क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनको इक्विलिब्रियम में ज्योमेट्रिकल पॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में क्रिस्टल है और वहाँ उनके जो एटम्स हैं उनको हटा दें, उनकी जगह पे क्या रख लें, पॉइंट मार्क कर लें, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। वो जो पैटर्न होता है उसी को नाम दिया जाता है क्रिस्टल लैटिस। जैसे मान लीजिए इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा आपको। ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में जो क्रिस्टल एटम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये हमें पैटर्न मिला, ये इस तरीके का। ये जो पैटर्न है आपका, इस पैटर्न को ही हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल को हम क्रिस्टल लैटिस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस वह पैटर्न होता है जो इक्विलिब्रियम में क्रिस्टल के एटम्स को रिप्लेस करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस में अंतर केवल इतना होता है कि क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वहां पर एटम्स मौजूद नहीं होते हैं, और क्रिस्टल में क्या होता है, इन लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स मौजूद होते हैं। यानी एटम्स अब्सेंट होते हैं तो जो पैटर्न है वो क्या हो गया आपका, क्रिस्टल लैटिस। और इन्हीं पैटर्न्स पे, इन्हीं क्रिस्टल लैटिस पे अगर एटम्स रख दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्रिस्टल बन जाएगा, यानी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप याद आ रहे होंगे, क्लास में डिस्कस हुआ होगा, याद करो उन दिनों को जब ये बातें क्लास में हुई थी। क्रिस्टल लैटिस 2 टाइप का होता है, एक होगा आपका ब्रेविस लैटिस और एक है आपका नॉन ब्रेविस लैटिस। याद आया? ठीक है, सभी लोग क्लास में हैं, अपनी अटेंडेंस यस लिख करके कमेंट करिए। सभी लोग मौजूद होंगे क्लास में? ठीक है, लैटिस 2 टाइप की होती है, एक क्रिस्टल लैटिस 2 टाइप की होती है, एक ब्रेविस लैटिस और एक नॉन ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस क्या होती है, बताइए जल्दी से, किसी को याद आ रहा? ब्रेविस लैटिस क्या होती है, याद करो जल्दी से बताइए, याद करके बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं, सुनिएगा आपका। ब्रेविस लैटिस वो लैटिस होती है जिसमें सभी लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं और इन लैटिस पॉइंट्स पर जो मौजूद एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यानी ब्रेविस लैटिस वो लैटिस होती है जिसमें सभी लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं और इन लैटिस पॉइंट्स पर मौजूद सभी एटम्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, कितने टाइप की ब्रेविस लैटिस होती है? 14 टाइप्स की। ठीक है, अभी टेबल बनाएंगे तो उसमें 14 टाइप्स की देखिएगा ब्रेविस लैटिस मिलेगी। अब नॉन ब्रेविस लैटिस कौन सी होती है?
नॉन ब्रेविस लैटिस। देखो नॉन ब्रेविस लैटिस वो लैटिस होगी जिसमें लैटिस पॉइंट्स के अराउंड एक दूसरा पैटर्न हो जिस पर एटम्स लैटिस पॉइंट्स पर मौजूद एटम्स से डिफरेंट टाइप के हो। यानी लैटिस पैटर्न के साथ साथ एक और पैटर्न मौजूद होगा और लैटिस पैटर्न पे जैसे एटम्स हैं उससे डिफरेंट एटम्स दूसरे पैटर्न पे अगर मौजूद होंगे तो इस टाइप की लैटिस को हम नाम देंगे नॉन ब्रेविस लैटिस। और लैटिस पैटर्न के साथ जो दूसरा पैटर्न एसोसिएट होता है, मौजूद होता है, उसे हम नाम देते हैं बेसिस। जैसे मान लीजिए ये लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पैटर्न नहीं है, इसके साथ में कोई और पैटर्न मौजूद हो इस तरीके से, तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। तो ये जो पैटर्न लैटिस पैटर्न के साथ जो दूसरा एक पैटर्न मौजूद होता है, इस पैटर्न को हम नाम देते हैं बेसिस। और नॉन ब्रेविस लैटिस में ये बात होती है, यानी लैटिस पैटर्न के साथ साथ एक बेसिस पैटर्न भी मौजूद होता है। और लैटिस पैटर्न पे एवं बेसिस पैटर्न्स पे जो है डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। तो इस टाइप की लैटिस को हम बोलेंगे नॉन ब्रेविस लैटिस। तो क्या फाइनली ये कंक्लूजन हम निकाल लें कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो लैटिस और बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिस अगर एब्सेंट होंगे तो लैटिस ही क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिस मौजूद होगा तो लैटिस प्लस बेसिस पैटर्न मिल करके क्या है आपका क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं क्रिस्टल इज इक्वल टू, क्रिस्टल किसके बराबर कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आवाज आ रही होगी। यस और नो लिख के कमेंट करिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो एक टर्म आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है आपका, जैसे ये 2D में हमने दिखाया है, ऐसे ही 3D में दिखा सकते हैं। 3D में आगे एक और एक्सिस ले लेंगे, जेड एक्सिस, या पीछे की तरफ एक्सिस ले लेंगे। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है आपकी, यूनिट सेल एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसकी सहायता से हम पूरे क्रिस्टल को ट्रेस कर सकते हैं। यानी यूनिट सेल पे हम क्या करें, आगे वैसी ही सेल रख दें, पीछे रख दें, ऊपर रख दें, दाएं बाएं, तो इस तरीके से करते हुए हम क्या करेंगे, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिपीट कर लेंगे। जैसे जब स्ट्रक्चर बनता है मकान का तो उसमें देखो जो ईंट होती है आपकी है, ठीक है, तो वो क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गई आपकी। तो वैसे ही ईंटें क्या करते हैं, हम आगे पीछे ऊपर रखते चले जाते हैं तो पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। तो सिमिलरली क्या है, यूनिट सेल क्या होती है, एक ऐसा मोटिफ होता है या एक ऐसा क्या होता है आपका ब्लॉक होता है जिसको रिपीट करके 3D में अगर उसको हम रिपीट करें, तो जैसे हमने कहा कि ये बिल्डिंग, ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, इसको हम ऐसे ही इसके पड़ोस में इधर रख दें, ऊपर रख दें, पीछे रख दें, दाएं रख दें, और ये प्रोसेस करते चले जाएं, तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो हम कहेंगे उस क्रिस्टल के लिए ये क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। यूनिट सेल दो टाइप की होती है, एक होगी आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होती है कन्वेंशनल यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल की जो चॉइस है वो यूनिक नहीं है, आप जो भी चाहे उसे यूनिट सेल मान सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारी यूनिट सेल है तो इसको हम रिपीट करते जाएं 3D में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बन जाएगा आपका। 2D में करेंगे तो 2D में स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब अगर हम कहें कि हमारे पास ये वाली यूनिट सेल हम ले लें, ये, तो ये भी क्या है, एक यूनिट सेल है, इसको भी अगर हम रिपीट करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन वो यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी जो मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करेगी 2D के केस में और मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी 3D के केस में। तो ऐसी यूनिट सेल या ऐसा ब्लॉक जो है वो कहलाएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर आपका क्या नाम है कि एरिया मिनिमम से ज़्यादा है, मतलब जो जैसे मैंने कहा कि ये वाली एरिया, तो ये मिनिमम एरिया इसमें है 2D में, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो ये प्रिमिटिव सेल कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, कन्वेंशनल सेल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, कन्वेंशनल सेल कहलाएगी।
ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होता है वो 1 होगा और कन्वेंशनल यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या 1 से ज्यादा होगी। कन्वेंशनल यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स मोर देन 1 होगा और प्रिमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, नोट कर लो मन की आंखों से, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया होगा? ठीक है, चलिए अब किडनी लगाइए। अगली एक आपकी हम पढ़ेंगे विग्नर सीड्स यूनिट सेल। विग्नर सीड्स यूनिट सेल। तो विग्नर सीड्स यूनिट सेल कैसे बनाते हैं वो सुन लीजिए, फिर बना के दिखाते हैं आपको। हैं देखो, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, हम लैटिस पॉइंट्स को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे और लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगी उनके बाइसेक्टर खींचेंगे। उन बाइसेक्टर के बीच जो एरिया 2D में इनक्लोज होगा या जो वॉल्यूम इनक्लोज होगा 3D केस में, तो वो यूनिट सेल जो निर्मित होगी उसे हम नाम देंगे विग्नर सीड्स यूनिट सेल। ये भी 2 टाइप की होगी, एक प्रिमिटिव और एक कन्वेंशनल। यदि विग्नर सीड्स जो सेल बनी है उसके द्वारा घेरा गया एरिया 2D के केस में मिनिमम हो या वॉल्यूम 3D के केस में मिनिमम हो, तो ऐसी विग्नर सीड्स सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव विग्नर सीड्स सेल। और बाकी क्या कहलाएंगी? कन्वेंशनल कहलाएंगी। ठीक है, तो क्या बताया हमने? ये कहा हमने कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करें, फिर उनके क्या करें? बाइसेक्टर खींचें और बाइसेक्टर के बीच में जो एरिया इनक्लोज होगा 2D केस में, 3D केस में क्या होगा? जो वॉल्यूम इनक्लोज होगा वही क्या कहलाएगा? विग्नर सीड्स यूनिट सेल कहलाएगी। और एरिया मिनिमम होगा या वॉल्यूम मिनिमम होगा तो प्रिमिटिव विग्नर सीड्स सेल, और ज्यादा होगा तो कन्वेंशनल। कैसे? जैसे हमने कहा ये हमारे क्या है? लैटिस पॉइंट्स हमने बना लिए। ठीक, अब हम क्या करें? इनको ज्वाइन कर दें। एक और बना देते हैं। हमने क्या किया? इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया। अब इसका बाइसेक्टर डाला, इसका बाइसेक्टर डाला, इसका बाइसेक्टर डाला। ठीक, इनको ज्वाइन किया, इसका बाइसेक्टर डाला, इसको ज्वाइन किया, इसका बाइसेक्टर डाला। तो इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हुआ, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज है आपका, थोड़ा सा और अच्छा बना दें इसको, और अच्छा बना लें, शायद नहीं दिख रहा होगा क्लियर आपको, फिर से बना रहे हैं इसको। तो बिगिनर सीड्स यूनिट सेल को दोबारा से बना देते हैं। हमने ड्रा कर दिया था पहले, आप समझ लो ड्रा करते कैसे हैं इसको। तो बिगिनर सीड्स यूनिट सेल ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जो ये लैटिस पैटर्न है, इस लैटिस पैटर्न में से किसी एक लैटिस पॉइंट को हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने माना कि इसको हमने ओरिजिन चूज कर लिया है। अब जो ओरिजिन चूज किया है जिस लैटिस पॉइंट्स को, उसके पास में जो लैटिस पॉइंट है उन सबसे उस ओरिजिन को ज्वाइन कर दीजिए, या ऐसे कह दें ओरिजिन से उसके नियरेस्ट जितने भी यहाँ पे क्या नाम एटम्स हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, एटम्स या लैटिस पॉइंट्स। तो हमने क्या किया? इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से ये ज्वाइन कर लिए सारे। ठीक, अब ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड जो लैटिस पॉइंट है अराउंड इट, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। क्या ड्रा करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और नजदीक होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपका जो दो भागों में डिवाइड कर दे लाइन को, तो ज्वाइनिंग लाइन को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, ऐसे ही इसका ये आपका कहीं आएगा। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आएगा, ऐसे ही इसका बाइसेक्टर,
इस लाइन का बाइसेक्टर, फिर इस लाइन का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बीच में जो ये 2D के लिए एरिया बोलेंगे, 3D के लिए वॉल्यूम बोलेंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए हैं, इनके बीच जो ये एरिया इंक्लोज्ड है 2D में और वॉल्यूम हो जाएगा 3D के लिए। तो जो ये एरिया इंक्लोज्ड है इसी को हम नाम देंगे विग्नर सीड्स यूनिट सेल। अगर ये एरिया 2D में क्या है, मिनिमम है, या वॉल्यूम 3D में मिनिमम है, तो इसे हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, और अदरवाइज उसको नाम देंगे कन्वेंशनल यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है? विग्नर सीड्स यूनिट सेल। तो फिर से सुन लीजिएगा कैसे ड्रा किया है। विग्नर सीड्स यूनिट सेल को ड्रा करने के लिए जो लैटिस पैटर्न है, उस लैटिस पैटर्न में से किसी एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन चूज किया जाता है, फिर उसके नियरेस्ट जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनसे ओरिजिन को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो लाइंस मिलेंगी, उन लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं, ये जो बाइसेक्टर होंगे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ये बाइसेक्टर के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड है, 2D के लिए एरिया बोलेंगे, 3D के लिए वॉल्यूम बोलेंगे। तो जो ये बाइसेक्टर्स के बीच में जो वॉल्यूम है या एरिया इंक्लोज्ड है, वो निर्मित करता है विग्नर सीड्स यूनिट सेल। अगर ये मिनिमम है एरिया या वॉल्यूम, तो हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अदरवाइज कन्वेंशनल विग्नर सीड्स यूनिट सेल बोलेंगे इसे। ठीक है, तो एक बार अपने आप ड्रा करके देख लीजिए, 2 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो और ड्रा करके देख लीजिए। ठीक है, तो विग्नर सीड्स यूनिट सेल ड्रा करना हम सीख गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं क्रिस्टल के लिए। तो कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस हैं और सिमेट्री ऑपरेशन होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सिमेट्री ऑपरेशंस, लगाइए हेडिंग सिमेट्री ऑपरेशंस। हेडिंग रहेगी आपकी सिमेट्री ऑपरेशंस। देखो सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं कि अगर ये ऑपरेशंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर अप्लाई किए जाएं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनवेरिएंट रहे, मतलब जैसा था ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रक्चर वैसा ही रहे, तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन कैसा है, सिमेट्री ऑपरेशन है। यानी सिमेट्री ऑपरेशन वह ऑपरेशन होते हैं जिन्हें जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर अप्लाई किया जाता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपरिवर्तित रहता है, यानी जैसा था वैसा ही बना रहता है। सिमेट्री ऑपरेशंस आर दोज ऑपरेशंस which when applied on crystal structure leaves the structure invariant। ठीक है, अब ये कितने होते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, तो हम लोग 4 सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे, 4 सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं आपका, एक ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, एक रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन और इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। चारों नोट कर लीजिए। पहला आपका है ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, दूसरा आपका है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन, तीसरा आपका है रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन और चौथा हो जाएगा इनवर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। तो 4 सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है, अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन या ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। तो पहला वाला हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस के टर्म में डिफाइन करते थे, और क्रिस्टल लैटिस क्या है आपका वो बता चुके हैं अभी अभी। तो ये क्रिस्टल लैटिस बनी हुई है। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है कि यदि एटम्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ज्योमेट्रिकल पॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो पैटर्न मिलता है वही क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होती है। जैसे यहाँ एटम्स रखे थे गए थे इक्विलिब्रियम में, हमने एटम्स को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स यानी पॉइंट्स लगा दिए, तो ये एक पैटर्न मिला, ये क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए आप कहीं पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम कहीं यहाँ पर हैं और किसी को ओरिजिन ले लिया, मान लो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ इसको ओरिजिन ले लें, यहाँ पर मौजूद हैं हम, तो ये मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है आपका आर है, और ए पर हम मौजूद हैं, ये ओ ओरिजिन हो गया, ठीक है, समझते रहे हमसे। अब मान लीजिए हम ए से पहुँच गए हैं आपका इस पॉइंट पर बी पर, तो बी पर पहुँचे हैं और हमने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है ए से बी तक। टी क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, अभी डिस्कस हुआ था क्या होता है ट्रांसलेशन वेक्टर। तो अब आपका ओरिजिन से इस बी के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर आर डैश होगा, और वो आर डैश कैसे लिख सकते हैं आपका है आर डैश वेक्टर रूल लगाइए, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस टी। ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होती है कि ए पर जब हम थे तो जैसी सराउंडिंग हमें दिख रही थी, बी पर जब हम पहुंचे तब भी अगर हमें वैसी ही सराउंडिंग दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये हमने जो ऑपरेशन किया है, ए से बी जाने का जो ऑपरेशन है, प्रक्रिया है, ये कैसी है आपकी, कौन सी सिमेट्री पजेस करती है, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन होगा। यानी ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें क्रिस्टल या जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक जाने में, या एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पर जाने में क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले लैटिस पॉइंट से दिखाई देता है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन विच व्हेन अप्लाइड टू ए लैटिस पॉइंट गिव्स न्यू लैटिस पॉइंट हुज सराउंडिंग इज सिमिलर टू द प्रीवियस लैटिस पॉइंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुत्तों को भौंकने दो, हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। बन गया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली हम पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड आपका क्या था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। तो सेकेंड हम डालेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन हेडिंग लगाइएगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। डायग्राम बना देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। जैसे मैंने कहा ये हमारा क्रिस्टल है, अगर क्रिस्टल में कोई एक ऐसा प्लेन हो 3D के केस में, या कोई एक ऐसी लाइन हो 2D के केस में, जो क्रिस्टल को दो हाफ में डिवाइड करती हो और वो दो हाफ एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है। यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होगा कि क्रिस्टल में या तो कोई एक लाइन ऐसी होगी या कोई एक ऐसा प्लेन होगा जो क्रिस्टल को दो हाफ में डिवाइड करता होगा, और वो दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे,
ये डायग्राम ड्रा कर लीजिए, ये डायग्राम ड्रा कर लीजिए। ठीक, ये दो हाफ है आपका आइडेंटिकल होने से 1 2 एक जैसे हैं, मतलब इधर ये 2 वाला 1 का मिरर इमेज है और 1 वाला 2 का मिरर इमेज है। तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल क्या है, इस लाइन के अबाउट या इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री पजेस करता है। ठीक है, नोट करिए। फिर थर्ड नंबर आपका है, थर्ड नंबर में क्या बना था, थर्ड नंबर है रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, नोट कर लिया होगा। थर्ड हेडिंग लगाइए रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री में क्या है आपका, रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन लगाइए। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में क्या है आपका कि यदि जैसे हमने कहा ये ABCD ये कोई क्रिस्टल है और हम इसको क्या करें 90 से रोटेट कर दें, 90 से रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज 90 से रोटेट कर दिया। तो इस तरीके से जब 90 से रोटेट करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 90 से जब आप रोटेट करोगे तो ये C इधर आ गया, B यहाँ आ गया, D ये पहुंच जाएगा, A ये पहुंच गया, यानी A यहाँ पहुंच गया, D ये पहुंच गया और B और C हमने किधर 90 से रोटेट किया है, क्लॉकवाइज, ऐसे यूं रोटेट किया। क्या देखो 90 डिग्री से रोटेट करने पर क्रिस्टल जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही अब भी दिख रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करने पर इस क्रिस्टल में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, बना लो डायग्राम बनाओ। यानी यदि किसी क्रिस्टल को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया जाए और क्रिस्टल वैसा ही दिखे जैसा पहले दिख रहा था, तो हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। एनी क्रिस्टल पजेस रोटेशनल सिमेट्री इफ इट रिमेन्स सेम ऑन रोटेटिंग थ्रू एंगल थीटा। अब देखो कुल कितना घुमा सकते हैं, हमें 360 घुमा सकते हैं। तो जनरलाइज करके हम लिखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि n थीटा इज इक्वल टू 360, तो यहां से n की जो वैल्यू आती है उतने फोल्ड सिमेट्री कह सकते हैं। जैसे मान लो n की वैल्यू 2 आ गई तो हम कहेंगे इसमें 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। n की वैल्यू 6 आ गई तो हम कहेंगे इसमें 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। इन जनरल से ऐसे कह सकते हैं आपका है। जैसे हमने ये क्रिस्टल बना दिया इस तरीके से, ये क्रिस्टल बना हुआ है और इसमें बहुत सारे हमने कहा कि एंगल बना सकते हैं इस तरीके से, और ये थीटा कह दें, सभी क्या है बराबर है, आप बराबर कर लीजिएगा। तो इसमें किसी से भी घुमाएं हम, थीटा से घुमाएंगे सिमेट्री रहेगी, फिर थीटा से घुमाएंगे सिमेट्री रहेगी, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हमें वैसे ही दिखाई देगा। तो अगर ये क्या है n फोल्ड, यानी थीटा मान लो अगर हम 30 कह दें तो कितना हो जाएगा आपका, थीटा को अगर हम 30 बोल दें तो थीटा को 30 बोल दीजिए तो यहां से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 फोल्ड हो जाएगा। थीटा मान लो हम 60 कर दें तो 6 फोल्ड हो जाएगा, n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो अगर हम किसी एंगल थीटा से रोटेट करें और क्रिस्टल जैसा दिखता था वैसा ही हमें दिखे, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनवेरिएंट रहे, तो हम कहेंगे उस क्रिस्टल में रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो इसके बाद आपका जो है फोर्थ सिमेट्री ऑपरेशन क्या है। फोर्थ सिमेट्री ऑपरेशन आपका जो है वो है इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन, इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। डायग्राम बनाते हैं फिर बात करें। इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन जो है नोट रखिएगा कि ये केवल 3D में एप्लीकेबल है, 2D में एप्लीकेबल नहीं है, और ये पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन है।
ठीक है, क्या है, पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। तो एक 3D में डायग्राम बना लेते हैं। शायद ये दिख रहा होगा आपको, सबको दिख रहा शायद, यस आपको जल्दी बताइए। ठीक है, मान लेते हैं दिख रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ओरिजिन ले लें और इस ओरिजिन से ये क्रिस्टल बना हुआ है आपका, ठीक है, क्रिस्टल बना हुआ है, मान लो ये ओरिजिन ले लें और इस ओरिजिन से इधर r डिस्टेंस पर, यहाँ पे इस कार्नर पर एक लैटिस पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर इसका कितना है, r। तो इसी ओरिजिन से -r पर भी एक पोजीशन, -r पोजीशन पर भी क्या है, एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए। अगर ये r पोजीशन वेक्टर है तो ये क्या है, -r। यानी कोई क्रिस्टल इन्वर्जन सिमेट्री पजेस करेगा यदि क्रिस्टल में r पोजीशन पर मौजूद लैटिस पॉइंट के संगत -r पोजीशन पर भी लैटिस पॉइंट मौजूद हो। डायग्राम देखिए, सही से बनाने का, बहुत अच्छा नहीं बना मैंने, आप सही कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एनी क्रिस्टल पजेस इन्वर्जन सिमेट्री इफ फॉर एवरी लैटिस पॉइंट एट पोजीशन r there exist लैटिस पॉइंट एट पोजीशन -r। ठीक है, डायग्राम ड्रा कर लीजिए, ये बातें नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, ठीक है, कंसंट्रेट होके पढ़ते रहना, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं फाइनल में आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस जो है, ब्रेविस और नॉन ब्रेविस अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको इसी लेक्चर में। तो ब्रेविस लैटिस 2D में और ब्रेविस लैटिस 3D में। तो ब्रेविस लैटिस जो है 2D में जो होगी वो 2D में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 4 होते हैं और 2D में ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 3D में जब हम पहुंचेंगे तो 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाते हैं 7 और ब्रेविस लैटिस की संख्या हो जाती है 14। ये पॉइंट नोट करते रहना, ऑब्जेक्टिव पेपर है इसलिए पूछा जा सकता है। 2D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की संख्या होती है 4, ब्रेविस लैटिस की संख्या होती है 5 और 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की संख्या होती है 7 और ब्रेविस लैटिस की संख्या होती है 14, ठीक है, 14। हम लोगों को डिटेल में 3D वाली ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं हम लोग हैं और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ब्रेविस लैटिस 3D में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।